इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह समझती भी हैं, राइट फ्रॉम यूएस। प्रिया मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। शी इज़ द हेड ऑफ टीडी सिक्योरिटीज एफएक्स एंड रेट्स देयर। प्रिया, गुड मॉर्निंग। ET Now स्वदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कमेंट्री को कैसे एनालाइज किया? यूएस मार्केट्स भी नेगेटिव रिएक्ट किए, यहाँ एशिया भी थोड़ा सा नर्वस हो गया, तो क्या ये बहुत ज़्यादा नर्वस होने वाली बात है, या ब्रॉडली ये जो कमेंट्री जो हॉकिश नज़र आ रही है बहुत लोगों को, ये ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है वैसे मार्केट में? नहीं, आई थिंक एक्चुअली जितना मार्केट प्राइस था उससे थोड़ी ज्यादा हॉकिश कमेंट्री आई, बट थोड़ी डेटेड हैं ये मिनट्स मिड दिसंबर के हैं। मिड दिसंबर में ओमिक्रॉन यूएस में इतना बढ़ा भी नहीं था, तो आई थिंक थोड़ा मार्केट ज्यादा वो मिड दिसंबर में क्या फेड बात कर रहा था, विच वाज बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए फेड जो है एक तो जल्दी रेट इंक्रीज करने की बात कर रहा है, ज्यादा रेट इंक्रीज करने की बात कर रहा है, एज वेल एज बैलेंस शीट रन ऑफ, ये सब हॉकिश था, तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। एक्चुअली अभी लास्ट 3-4 दिनों से इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी बढ़ रहे थे और बढ़ गए, लेकिन अभी भी अगर आप लॉन्ग हिस्ट्री में देखें इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो हैं। तो आई नो स्टॉक मार्केट आज बड़े नेगेटिवली रिएक्ट किया कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, लेकिन अगर उसको यू टेक अ स्टेप बैक, इंटरेस्ट रेट्स अभी भी लो हैं, और फेड कितनी जल्दी रेज करेगा? मार्केट प्राइस कर रहे हैं मार्च मीटिंग में। आई डोंट थिंक मार्च मीटिंग तक ओमिक्रॉन अभी यूएस में बहुत फैल रहा है, आई डोंट थिंक इस रिस्क में अभी फेड रेज करेंगे रेट्स। हमारे व्यू से जून में स्टार्ट होगा, तो अगर फेड रेज करना शुरू करें जून में, तो बैलेंस शीट रन ऑफ करेंगे एंड ऑफ द ईयर। तो अगर ये मार्केट को क्लैरिटी हो जाए, अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, वॉलेटिलिटी है, इसीलिए स्टॉक्स गिरे, लेकिन अगर एंड एक्चुअली अगले हफ्ते हम लोग पावल एज वेल एज ब्रेनर्ड का कॉन्फर्मेशन हियरिंग्स होंगे, डेटा निकलेगा, ओमिक्रॉन का थोड़ा इम्पैक्ट समझ में आएगा। अगर फेड एक्सप्लेन करे कि हाँ ओवर टाइम इंक्रीज करेंगे लेकिन अभी नहीं, मार्च में नहीं, आई थिंक तब थोड़ा स्टेबिलिटी वापस आएगी। बट थे डेफिनेटली हॉकिश मिनट्स थे, लेकिन ये मिड दिसंबर के मिनट्स थे, और अभी आई वुड से अगर फेड वुड वांट टू सी कि एटलीस्ट ओमिक्रॉन थोड़ा स्टेबलाइज करे, देखें कि डेटा में क्या इम्पैक्ट हुआ है। काफी डिस्ट्रप्शंस हैं यहाँ सर्विस सेक्टर में, हम लोग सब वापस बैक टू वर्किंग फ्रॉम होम हो गए हैं, तो कुछ तो इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी में, डेल्टा से कम लेकिन कुछ इम्पैक्ट होगा, इसीलिए आई थिंक फेड थोड़े कॉशियस होंगे। राइट प्रिया, वेरी क्विकली, आपने तो लास्ट साइकिल में भी देखा है जब रेट्स बढ़े थे यूएस में, उस समय तो इंडियन मार्केट्स एज वेल एज ग्लोबल मार्केट्स एक्चुअली ऊपर गए थे। तो क्या ये एक ब्लैंकेट रूल शायद ये इन्वेस्टर्स को अज्यूम करना ठीक नहीं है कि रेट हाइक का मतलब नेगेटिव ही है इक्विटी मार्केट्स के लिए? आप क्या समझती हैं इस बात को? राइट, आई थिंक अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं या फेड हाइक कर रहा है लेकिन इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो रिस्क एसेट्स के लिए इतना नेगेटिव नहीं है। लास्ट साइकिल में एक्चुअली सेकेंड हाफ ऑफ 2018 अगर आप देखें, तब जो इंटरेस्ट रेट राइज थे वो नेगेटिव थे इक्विटी मार्केट के लिए, ईएम के लिए, क्योंकि तब फेड ने काफी रेज कर लिए थे रेट्स और ग्रोथ पीक कर रहा था। तो आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ फेड क्या कर रहा है और इकोनॉमी कैसी है, अभी इकोनॉमी स्ट्रांग है। थोड़ा हम लोग अभी नर्वस हैं कि ओमिक्रॉन का थोड़ा तो इम्पैक्ट होगा, टेम्पररी इम्पैक्ट होगा, फर्स्ट क्वार्टर में इम्पैक्ट होगा, लेकिन अदरवाइज इकोनॉमी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं। तो अगर इस एनवायरनमेंट में धीरे धीरे फेड रेज कर रहा है रेट्स या बैलेंस शीट भी रन ऑफ कर रहे हैं, एक्चुअली इट्स ओके फॉर रिस्क एसेट्स। अगर फेड टेक्स रेट्स अप टू 2% या उससे हायर, तो we are talking about 2023 या 24, तब शायद इट्स नॉट सो ऑब्वियस कि स्टॉक्स ठीक करेंगे। बट आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ फेड क्या कर रहा है प्लस द इकोनॉमी, और अभी इकोनॉमी हमारे ख्याल से तो काफी स्ट्रांग है, ग्लोबल इकोनॉमी एक्चुअली। एंड अगर ओमिक्रॉन मीन्स द एंड ऑफ द पैंडेमिक, तो और भी आई थिंक पॉजिटिव वो, आई थिंक आई एम नॉट कन्विंस्ड कि है, आई एम नॉट एन एपिडेमियोलॉजिस्ट, लेकिन अगर एंड ऑफ द पैंडेमिक है तब तो डेफिनेटली और भी फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्गर। सो तब फेड हाइक, आई थिंक अभी नर्वसनेस है क्योंकि पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, एक बार क्लैरिटी आ जाए किस वे से जा रही है पॉलिसी, आई थिंक तब द मार्केट कैन हैंडल इट मच बेटर। प्रिया, बहुत शुक्रिया ET Now स्वदेश को आज सुबह समय देने के लिए। भारत के हिसाब से सुबह है आज यहाँ पे।
प्रिया, एक चीज़ है कि जब भी ये टेपरिंग होती है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा भी इंक्रीज़ किया जाता है, तो टिपिकली लोग ना इमर्जिंग मार्केट्स के लिए इसको नेगेटिव समझते हैं। इंडिया भी एक इमर्जिंग मार्केट है, 6th लार्जेस्ट इकॉनमी है वर्ल्ड की। यहाँ पे अब डीआईएस का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। एक बार आप जरा बताएंगे, ये जो फेड पॉलिसी में अगर हाइक करता भी आगे चल के, जिसमें टेंटेटिव है कि 2022 में 3 बार करेगा, ये भारत जैसी इकॉनमी के लिए कितना लिक्विडिटी के फ्रंट पर मुश्किल पैदा कर सकता है? I think Fed rate hikes पे I'm not so negative. बैलेंस शीट रन ऑफ या अगर लॉन्ग एंड इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा बढ़ें तो वो जनरली इमर्जिंग मार्केट के लिए नेगेटिव है। लेकिन आई थिंक इमर्जिंग मार्केट में ना थोड़ा पिक विनर्स एंड लूजर्स होंगे। आई थिंक अब एक होमोजेनस कमोडिटी नहीं है इमर्जिंग मार्केट। चाइना वीक है फ्रॉम द ग्रोथ स्टैंड पॉइंट, रेगुलेटरी क्रैकडाउन हो रहा है, ईजिंग नहीं हो रही है। सो आई थिंक चाइना हम ज्यादा नेगेटिव हैं, मेक्सिको वे आर नेगेटिव। लेकिन आई थिंक थोड़ा विनर्स एंड लूजर्स होंगे उसमें। एक्चुअली इंडिया में वी आर मोर पॉजिटिव। बस ये ओमिक्रॉन सर्ज का इम्पैक्ट देखना है कि डेल्टा जैसा ना हो। अभी तक एटलीस्ट इट सीम्स टू बी माइल्ड सिम्टम्स। लेकिन हाँ, आई थिंक अगर इंटरेस्ट रेट लॉन्ग एंड इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ेंगे तो जनरली ईएम के लिए नेगेटिव है। लेकिन उसमें आई थिंक थोड़ा इन्वेस्टर्स विल पिक एंड चूज कि कहाँ इन्वेस्ट करें। मे बी हर इमर्जिंग मार्केट से नहीं निकलेंगे, बट I would watch long and interest rates, or balance sheet उसमें ज़्यादा important है rather than rate hikes. प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज ईटीना स्वदेश को समय देने के लिए, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया।